हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप अपने 3 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इस यूनिट के टोटल 3 चैप्टर्स हैं। 3 फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंड चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, ਜਿਹੜੀਆਂ डिवाइसेस अल्टरनेटिंग करंट ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 3 ਚੈप्टर्स हैं, ठीक है। यूनिट फोर्थ लॉजिकली बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। सारिया चीज़ां एक दूजे नाल जुड़िया हुई ने, इंटरलिंक ने। मतलब एक समझ आ गई तो अगली भी समझ आ जाएगी, वो समझ आ गई तो उस तो अगली भी समझ आ जाएगी, वो समझ आ गई तो उस तो अगली भी समझ आ जाएगी। एवं सारिया चीज़ां इंटरलिंक ने एंड किसी चीज़ को कोई रट्टा नहीं लगाना पैंदा, कोई क्रैक नहीं करना पैंदा। सारिया चीज़ां लॉजिकल ने, सारे कंसैप्ट्स लॉजिकल ने, हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ का वाई है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वाई। लॉजिक समझने की कोशिश करियो, है ना। ये यह जहा यूनिट है बेटा, जो एक बार समझ आ जाए ना फिर इनू दोबारा तो रिवाइज करने की लोड़ नहीं पैंदी, ठीक है। पेपर से बस एक बार इनू पिक करो, रिवाइज करो, प्रिपेयर। बट अगर समझ आ जाए तो, अगर समझन च कोई दिक्कत रही, कोई टॉपिक समझ ना आया, कोई कंसैप्ट पल्ले नहीं पिया, है ना, तो वो एक कंसैप्ट अगे कई टॉपिक्स च प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस करके हर टॉपिक नू, हर कंसैप्ट नू केयरफुली समझना बेटा, फिर ये यूनिट ईजिली समझ आ जाएगा। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूनिट फोर्थ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट फॉर्म चेनू EMI भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। टेल मी कि कुछ नॉलेज है EMI बारे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बारे कुछ पता है? ये नेम तो कुछ क्लियर हो रहे, नेम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो वर्ड डील्स विद, इलेक्ट्रो वर्ड डील्स विद इलेक्ट्रिसिटी। Magnetic word deals with magnetism. Induction words deals with induce करना। Electricity induce करना by changing magnetism is known as electromagnetic induction. Understand? Induction of electricity by changing magnetic flux is known as electromagnetic induction। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स नू चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, किसी चीज इलेक्ट्रिसिटी लेके आना, इंड्यूस करना, इलेक्ट्रिसिटी दा इंड्यूस करना by changing magnetic flux is known as electromagnetic induction. So now तुसी EMI की डेफिनेशन रख सकते हो। इट इज़ द फिनोमिना बाय विच इलेक्ट्रिसिटी इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स नू चेंज करांगे, उस दे नाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होएगी। समझ गए? मैग्नेटिक फ्लक्स तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, मैग्नेटिज्म तो
इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है बेटा, जेडी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जेडी ईएमएफ इंड्यूस होएगी, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड जेड़ा करंट इंड्यूस होएगा, करंट that is known as induced current। जेड़ा चेंज इन फ्लक्स कारण, चेंज इन फ्लक्स कारण जेडी ईएमएफ बनेगी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने नाल जो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगी उस ईएमएफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਈਐਮਐਫ, स्मॉल ई ਨਾਲ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स दे चेंज होने नाल जो करंट प्रोड्यूस होएगा, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट, स्मॉल आई नाल इंडिकेट कर। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, वी असी इस चैप्टर च कल्ले इस चैप्टर च ही नहीं, इस पूरे यूनिट दे विच भी असी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करांगे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ईएमएफ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ईएमएफ ਤੇ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ईएमएफ ਤੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ईएमएफ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ईएमएफ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ, करंट इंड्यूस होएगा जे फ्लक्स चेंज होएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की होंदा पहला आप और स्टडी कर लेते हैं। वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स थोनों मैं पिछले यूनिट च, थर्ड यूनिट के लास्ट चैप्टर च पढ़ा चुके हैं अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स, पढ़ाया मैंने, वही फ्लक्स है बेटा। इसको थोड़ा जिहा एक बारी फिर डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इस चैप्टर च मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने नाल ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होंगे, तो सानू पता होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स की हुंदा है, किवें कैलकुलेट हुंदा है, कदों कितना होएगा, है ना। तो आप थोड़ा या मैग्नेटिक फ्लक्स बारे स्टडी करते हैं। टेल मी व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पिछले चैप्टर च पढ़ाया सी बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स बारे, तो थोड़ा दसो भी मैग्नेटिक फ्लक्स की हुंदा, किसी एरिए चों टोटल कितनियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्मली पास आउट होंगी, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। पढ़े सी ना बेटा पिछले चैप्टर च, हाँ भी एक एरिए चों किसी एरिए चों टोटल कितनियां मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नॉर्मली क्रॉस होंदियां ने, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स नूं मेजर करने का फार्मूला सीगा बी डॉट ए, जिन्हों तुसी लिख सकते हो बी ए कोस थीटा। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स सीगे वेबर्स। व्हाट इज बी? बी इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज ए? एरिया। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, नहीं, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। थीटा is angle between magnetic field and direction of area. So be careful about theta. Theta बारे थोड़ा careful रहियो। थीटा एंगल होता है between magnetic field and direction of area। तो सिया फार्मूला लगा के किसी भी एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस देख लो। अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पे हो, इफ एरिया इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, जस्ट लाइक अ डायग्राम्स बनाया है बेटा, आ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है एंड इन्हां दे पैरेलल ही एरिया पे पैरेलल, जिस डायरेक्शन च मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बस ਉਹਦੇ पैरेलल ही एरिया पे, है ना। तो बेटा एरिया की डायरेक्शन एरिया को परपेंडिकुलर होगी, एरिया की डायरेक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर होनी है, then in that case मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया की डायरेक्शन थीटा 90 डिग्री बन गई। मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया की डायरेक्शन एंगल 90 डिग्री बन गया। फ्लक्स बी ए cos थीटा
थीटा 90 डिग्री, cos 90 0, द फ्लक्स इस एरिया का फ्लक्स जेड़ा एरिया फील्ड के पैरेलल पिया होगा, जेड़ा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पिया होगा उसका फ्लक्स जीरो होएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी फील्ड लाइन एरिए दे विचों क्रॉस नहीं हो रही। सारियां फील्ड लाइन्स या जिवें आ सपोज करो ये वाला एरिया, सारियां फील्ड लाइन्स या एरिए दे ऊपरों निकल रही ने या एरिए दे नीचों निकल रही ने। सारियां फील्ड लाइन्स या एरिए दे नीचों निकल रही ने या एरिए दे ऊपरों निकल रही ने। एरिए दे अंदरों कोई फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही, दैट्स व्हाई एरिया दा फ्लक्स जीरो। समझ गए? एवं ना पुट कर दियो बेटा भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल होकर करके कितने थीटा जीरो पुट कर दो, थीटा जीरो पुट करोगे cos 0 1 कितने फ्लक्स आ जाए मैक्सिमम, गलत हो जाएगा है ना। तो गलत नहीं करना क्योंकि असी जेड़ा थीटा लेना है, थीटा मैग्नेटिक फील्ड के एरिया च नहीं लेना एंगल। थीटा इज नॉट द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ एरिया, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया की डायरेक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर लेनी है, इस करके इस एंगल का खास ख्याल रखना पड़ेगा। अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो पैरेलल एवं होएगा। सारियां फील्ड लाइन्स या एरिया के ऊपरों जानियां या नीचों जानियां, बट एरिया के अंदरों कोई फील्ड लाइन नहीं जा रही, इस करके इस एरिया का फ्लक्स जीरो आना चाहिए। आप चेक करते हैं कि जीरो आया कि नहीं आया, क्योंकि एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पे है, एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल पे है। एरिया की डायरेक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। मैग्नेटिक फील्ड के एरिया च एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, cos 90 0, फ्लक्स जीरो आ गया। अंडरस्टैंड? अगर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई लाइक दिस, आ देखो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एरिया, एंड ए एरिया के मैग्नेटिक फील्ड च एंगल है, दोनों एक दूसरे तो परपेंडिकुलर पे। एरिया की डायरेक्शन एरिया तो परपेंडिकुलर, एरिया तो परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया की डायरेक्शन सेम होगी, सेम। मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का बेटा थीटा जीरो, फ्लक्स बी ए cos 0 बी ए cos 0 कितना होगा बेटा 1, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। हम इत्थे ये गलती ना कर दियो कि सोचो भी एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री पुट कर दो, थीटा 90 डिग्री है, फ्लक्स जीरो कर दो, ये गलती ना करिए। जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होवे उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया की डायरेक्शन च एंगल कितना बनता होता है 90 डिग्री। एंड जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड ते एरिया की डायरेक्शन च, एरिया की डायरेक्शन च एंगल कितना बनता है 0 डिग्री। इस एंगल्स का ख्याल रखिए, ये एंगल च मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। तो फ्लक्स फाइंड आउट करने वास्ते सानू तीन चीज़ां चाहिए, तीन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए सानू फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा एरिया, तीसरा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया। एरिया की डायरेक्शन याद रखो, एरिया तो परपेंडिकुलर होती है एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। सो दिस इज अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स की आपां बहुत यूज करांगे इस चैप्टर च, इस मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, हुण बेटा इस चैप्टर का बेस डिस्कस करते हैं, बेस। ओके, फैराडेज लॉ डिस्कस करते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंट दीज लॉ। अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्हें इन लॉज को इन्वेंट किया। दो लॉ ने बेटा आप डिस्कस करांगे भी फैराडे ने की एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, की उन्हें कंक्लूजन्स कटे, है ना, सारा कुछ डिस्कस करांगे, किवें उन्हें लॉ बनाए, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। तो ध्यान ना समझियो, इस चैप्टर का बेस है, ठीक है, बेस। बेशक इस चैप्टर, बेशक इस टॉपिक चों कोई थोड़ा क्वेश्चन ना आवे,
बट जे थोड़ा ये बेस क्लीयर है फिर थोड़ा ये सारा चैप्टर क्लीयर है। ओके, सो बी केयरफुल। ठीक है, आप डिस्कस कर रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दो लॉ प्रोवाइड किए थे फैराडे ने। मैं थोड़ा पहले ये दस रहा भी फैराडे ने की एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स तो फैराडे ने की ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व अपनी ऑब्जर्वेशंस तो उन्हें फैराडे ने की कंक्लूजन्स कढ़े। कंक्लूजन्स फिर वो कंक्लूजन्स तो लॉ बनाए टर्न बाय टर्न स्टैप बाय स्टैप थोड़ा एक एक चीज़ दस रहे। ठीक है, एक एक चीज़ फैराडे ने की एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स तो की ऑब्जर्व किया, की देखा। उन्होंने ऑब्जर्वेशंस तो की कंक्लूड किया, कंक्लूजन्स तो की लॉ बनाए। ध्यान ना समझिए, फैराडे ने दो एक्सपेरिमेंट्स किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो लॉ बन चुकी सी। सैकेंड एक्सपेरिमेंट उन्हें ता किया सी भी कि जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं। मतलब सैकेंड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को चैक करने वास्ते किया गया। क्लीयर, तो आप पहला डिस्कस कर रहे हैं फैराडे ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स की ऑपरेटर्स यूज किए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कोई खास ऑपरेटर्स नहीं उन्हें यूज किया। उन्हें एक सर्कुलर कॉइल बनाई, उस कॉइल को गैल्वेनोमीटर नाल कनेक्ट कर। दिस इज अ सर्कुलर कॉइल। एक वायर को लेके उस सर्कुलर शेप च बाउंड करता है। उस दो सिरिया नाल उन्हें गैल्वेनोमीटर को जोड़ता, और कुछ भी नहीं सीगा, बस एक कॉइल एक गैल्वेनोमीटर। बस गैल्वेनोमीटर थोड़ा पता है कि एक डिवाइस है भी अगर सर्किट च थोड़ा जा भी करंट प्रोड्यूस होया इस गैल्वेनोमीटर ने की दे देनी है डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो करना, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन शो करना इस गल का सबूत है भी सर्किट च करंट प्रोड्यूस होया। अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है तो समझ लियो भी कॉइल च करंट प्रोड्यूस होया। बिना करंट तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देता। ओके, तो अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है तो समझ लियो भी करंट प्रोड्यूस हो। एक फैराडे ने यूज किया सी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लो। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेट तो बाहर नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ। फोर बना देंगे। वैसे तो बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी बेटा, ये तो सिर्फ हम समझाने वास्ते में शो कर रहे हैं। बहुत सारी फील्ड लाइंस होंगी। बस आ दो चीज़ें यूज की फैराडे ने, सर्कुलर कॉइल, गैल्वेनोमीटर एंड एक बार मैग्नेट। ये सीगा ਉਹਦਾ ऑपरेटर्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ऑब्जर्व किया, ਉਹਦੀਆਂ ऑब्जर्वेशंस की ਸੀਗੀ वो समझो। पहली ऑब्जर्वेशन उन्हें ये देखी भी जब तक बार मैग्नेट ते कॉइल स्टेशनरी ने, जब तक बार मैग्नेट ते कॉइल स्टेशनरी ने गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो।
ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0। ਸੈਕੰਡ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਕੋਇਲ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ gives deflection on one side। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਇਲ ਦੇ, ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਇਲ ਦੇ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ gives deflection on one side। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ gives opposite deflection। opposite deflection ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ gives deflection on one side, ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ gives deflection on another side। ਕਲੀਅਰ। फोर्थ ऑब्जर्वेशन सी भी ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਲੋ ਤਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ gives small deflection। ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ gives small deflection। ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਕੁਇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਇਕ ਫਾਸਟ ਕੁਇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ gives large deflection। it gives large deflection। these are the four observations। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸਿਓ। ਫਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਟੈਲ ਮੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ both are stationary then galvanometer gives zero deflection। second observation ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, galvanometer gives deflection on one side। third observation ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਕੋਇਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ, galvanometer gives deflection on another side। galvanometer gives deflection on another side। तीन ऑब्जर्वेशन हो गया। फोर्थ ऑब्जर्वेशन ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸਲੋ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਲੋ, ਤਾਂ galvanometer ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਕੁਇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਇਕ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ galvanometer gives large deflection। ਇਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਕੱਢੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਕੱਢੇ। ਫਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ, galvanometer ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0। बेटा galvanometer ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ galvanometer ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ galvanometer ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਹੈ, that means ਕੋਇਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਇਸ ਕੋਇਲ ਨਾਲ कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड सी। इस बार मैग्नेट दिया कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कोइल चो पास हो रही सी। कोइल दा कुछ ना कुछ फ्लक्स हैगा सी, हैव some value of flux, but that flux is constant। वो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा सी, ਉਹ ਫਲਕਸ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਇਲ ਚੋਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਇਲ ਚੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। that means ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ EMF ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, galvanometer ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਰਹੇਗੀ। that means ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। that is the first conclusion। ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੋਇਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਇਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ,
पर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स इफ रिमेन्स कांस्टेंट देन नो ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कॉइल कोई ईएमएफ ते कोई करंट इंड्यूस नहीं होएगा। फर्स्ट कंक्लूजन, एक कंक्लूजन है, लॉ नहीं बनया हले, कंक्लूजन है। कंक्लूजन, एक कंक्लूजन निकला है, दूसरा कंक्लूजन करते हैं। बेटा व्हाट इज सेकंड ऑब्जर्वेशन? सेकंड ऑब्जर्वेशन की सी? टेल मी व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन? भी ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਗਿਵਸ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ। ਬੇਟਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਕੋਇਲ 'ਚ ਈਐਮਐਫ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। कोयल ईएमएफ एंड करंट का प्रोड्यूस होना हाँ बोलो, कोयल ईएमएफ ते करंट का प्रोड्यूस होना होने नाल ही गलवैनोमीटर डिफ्लैक्ट होए। गलवैनोमीटर शोज डिफ्लैक्शन, दैट मीन्स कोयल ईएमएफ ते करंट प्रोड्यूस होए ने। एंड वो ईएमएफ ते करंट कदों प्रोड्यूस होए बेटा? जो असी बार मैगनेट नेड़े लियाए। बार मैगनेट के नेड़े लियान नाल की होया दसो मैनू? जो बार मैगनेट दूर सी तां कोयल चों नंबर ऑफ मैगनेटिक फील्ड लाइन्स घट पास हो रही सी, कोयल दा फ्लक्स घट सी। पर जो असी बार मैगनेट नेड़े लेके आए, कोयल चों नंबर ऑफ मैगनेटिक फील्ड लाइन्स की गिनती इंक्रीज होगी। गिनती इंक्रीज होगी, दैट मीन्स कोयल दा फ्लक्स इंक्रीज हो गया। एंड फ्लक्स increases, flux does not remains constant, flux increases, the EMF the current induced। उस EMF the current के कारण गलवैनोमीटर gives डिफ्लेक्शन। कहना मतलब ये होया भी ਜਦੋਂ भी किसी कोयल ਦਾ फ्लक्स इंक्रीज होएगा, इंक्रीज whenever there is increasing flux, EMF and current will induce in the coil and galvanometer gives a diffraction. This is the second conclusion. Whenever magnetic flux linked with the coil increases, ਜਦੋਂ भी किसी coil ਨਾਲ लिंक किया होया फ्लक्स इंक्रीज होएगा, coil EMF ਤੇ करंट इंड्यूस होएगा। गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन इस गल का सबूत है। वट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन ये सी भी जो गलवैनो बार मैगनेट दूर लैके जाते हो, दूर गलवैनोमीटर गिव्स डिफ्लैक्शन ऑन ऑपोजिट साइड। बेटा थर्ड ऑब्जर्वेशन च भी तो गलवैनोमीटर ने डिफ्लैक्शन दी है, चाहे ऑपोजिट साइड दी तो है। गलवैनोमीटर ने डिफ्लैक्शन दी, दैट मीन्स कॉइल दे विच ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होया। बार मैगनेट के नेड़े जाने नाल भी ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होया सी, बार मैगनेट के दूर ले जाने नाल भी ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होया। गलवैनोमीटर का ओपोजिट डिफ्लैक्शन देना, गलवैनोमीटर का डिफ्लैक्शन ओपोजिट साइड देना की दसदा है? करंट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली। पहला करंट इधर नु सी तो गलवैनोमीटर की डिफ्लैक्शन एवं सी, ठीक है। हुण जो बार मैगनेट दूर लेके गए, दिस इज फर्स्ट केस। सेकंड केस, जो तुसी बार मैगनेट दूर लेके गए तो करंट एवं हो गया, गलवैनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन। गलवैनोमीटर की डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड होना, दैट मीन्स करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। अच्छा करंट पे मैं दसोगे करंट एंड ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुए? क्योंकि जो बार मैगनेट नेड़े है कोयल का फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि कोयल चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज्यादा गिनती च पास आउट होंगियां, ज्यादा गिनती च, है ना, फ्लक्स ज्यादा होएगा। जो जिवें जिवें असीं मैगनेट दूर लेके जाई जावांगे, दूर कोयल चों पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की गिनती घटी जाऊगी, मतलब कि कोयल का फ्लक्स घटूगा। मैगनेट के नेड़े जाण नाल फ्लक्स इंक्रीज होंदा सी, तां मैगनेट के दूर जाण नाल फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होने नाल भी ईएमएफ ते करंट इंड्यूस होंदे सी, फ्लक्स डिक्रीज होने नाल भी ईएमएफ ते
बस सिर्फ फर्क अन्ना है कि अगर इंक्रीज इन फ्लक्स कारण करंट दी एक सेंस है, एक डायरेक्शन है, तो डिक्रीज इन फ्लक्स कारण करंट दी डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही। तो कंक्लूजन ये निकलिया भी किसी भी कॉइल दा चाहे फ्लक्स इंक्रीज होवे चाहे फ्लक्स डिक्रीज होवे, कॉइल च ईएमएफ ते करंट ता प्रोड्यूस होणगे ही होणगे। चाहे कॉइल दा फ्लक्स इंक्रीज होवे चाहे कॉइल दा फ्लक्स डिक्रीज होवे, कॉइल च ईएमएफ ते करंट प्रोड्यूस होणगे। क्लियर? ते उदों तक ईएमएफ ते करंट प्रोड्यूस होंदे रहणगे जब तक फ्लक्स चेंज होई जाऊगा, जब तक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। बस फर्क इन्ना जरूर याद रखियो बेटा, ये याद रखने वाली गल है कि जे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन एक होएगी, जे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन ओपोजिट हो जाएगी। दैट मीन्स जे फ्लक्स दे चेंज होने का कारण बदल रहा है तो करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा। जे फ्लक्स दे, मैं ध्यान नाल सुनो, जे फ्लक्स दे चेंज होने का कारण बदल रहा है तो करंट अपनी डायरेक्शन बदलेगा। जे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट एक डायरेक्शन च होएगा, जे फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट अपनी डायरेक्शन उल्टा लेगा। एक गल याद रखियो, काम आएगी फ्यूचर च, इस चैप्टर च। इफ देयर इज इंक्रीज इन फ्लक्स, current is in one sense, but if there is a decrease in flux, current changes its direction, it becomes in opposite sense। increase in flux कारण current दी sense एक होंदी है, maybe towards right, and decrease in flux कारण वो अपनी direction opposite कर लेगा, becomes left side वाल flow होना शुरू होता। ठीक है, तो इस दो कंक्लूजन्स समझ आ गई? दो कंक्लूजन्स, मैं दो नहीं तीन करवा चुके हैं, है ना? तीन कंक्लूजन्स तो एक लॉ बन गया। फर्स्ट लॉ, जड़ियां तीन कंक्लूजन्स करवाई ने बेटा, थ्री कंक्लूजन्स, तो थ्री कंक्लूजन्स की करवाई ने, मैं रिपीट कर देना, मैं रिमाइंड करवा देना है। फर्स्ट कंक्लूजन सी भी जब तक कॉइल का फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, कॉइल च कोई ईएमएफ ते करंट इंड्यूस नहीं होएगी, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो। सेकंड कंक्लूजन सी, जे फ्लक्स इंक्रीज होएगा, कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज होएगा, फ्लक्स इंक्रीज होने दे नाल कॉइल च ईएमएफ ते करंट प्रोड्यूस होंगे, गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड। थर्ड कंक्लूजन सी भी जदों सी बार मैग्नेट दूर लेके जावांगे कॉइल का फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होने दे नाल भी कॉइल च, फ्लक्स डिक्रीज होने नाल भी कॉइल च ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होएगा। ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज होने नाल भी ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होएगा, फ्लक्स डिक्रीज होने नाल भी ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस होएगा, बट दोनों की डायरेक्शन च फर्क है। इंक्रीज इन फ्लक्स कारण एक डायरेक्शन बनेगी, डिक्रीज इन फ्लक्स कारण ऑपोजिट डायरेक्शन बनेगी। सिर्फ डायरेक्शन च फर्क है, ईएमएफ एंड करंट ता इंड्यूस होंगे चाहे फ्लक्स इंक्रीज होवे चाहे फ्लक्स डिक्रीज होवे। ठीक है, तो आज ये तीन कंक्लूजन्स बन गया, इन्हां तीन कंक्लूजन्स को इकट्ठा करो, फर्स्ट लॉ बन जाएगा। फैराडे का फर्स्ट लॉ यह है बेटा भी जदों भी किसी कॉइल का फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, कॉइल च ईएमएफ एंड करंट प्रोड्यूस होंगे, ते उदों तक प्रोड्यूस होंदे रहेंगे जब तक कॉइल का फ्लक्स चेंज हो जाएगा। जदों कॉइल का फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, चेंज होना बंद हो गया, कॉइल च ईएमएफ ते करंट प्रोड्यूस होने बंद हो जाएंगे। दिस इज फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट लिखते हैं, whenever या according to this law, whenever there is change in magnetic flux of coil, बेटा मैं चेंज लिखता, चेंज दोनों चीजें आ गई, इंक्रीज
or decrease. Whenever there is a change in magnetic flux of coil, then EMF or current is induced in the coil, and this EMF and current lasts so long as change in magnetic flux continues. This is first law. स्टेटमेंट समझो ध्यान नाल। इस लॉ दे अकॉर्डिंग ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ coil ਦਾ magnetic flux change ਹੋਏਗਾ, whenever there is change in magnetic flux of coil, may be increase, may be decrease, ਜਦੋਂ ਵੀ flux change ਹੋਏਗਾ, ਚਾਹੇ increase ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ decrease ਹੋਵੇ, then EMF or current is produced in the coil. coil ਚ EMF ਤੇ current induce ਹੋਣਗੇ, and this EMF and current lasts so long as ਇਹ EMF ਤੇ current ਉਦੋਂ ਤੱਕ produce ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਦ ਤੱਕ, as change in magnetic flux continue, ਜਦ ਤੱਕ coil ਦਾ change in flux ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, जब तक coil ਦਾ flux change ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, change may be increase may be decrease, coil ਚ EMF ਤੇ current induce ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਦੋਂ coil ਦਾ flux constant ਹੋ ਗਿਆ, constant, फिर EMF ਤੇ current induce नहीं होंगे। This is first law। first law clear बेटा? first experiment clear? ਉਹਦੀਆਂ observations है ना, ਉਹਦੀਆਂ conclusions, first law। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ fourth observation ਸੀ ਇਹਦੀ, fourth observation, ਉਸ ਦੇ conclusion ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ second law। ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੀ fourth observation ਤੋਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ fourth observation ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਫਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੌਥੀ observation ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸਲੋ ਮੂਵ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸਲੋ, galvanometer gives small deflection, galvanometer gives small deflection, but ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ quick move ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, it gives large deflection। slow motion ਹੋਏਗਾ, small deflection, quick motion होएगा, large deflection। galvanometer च small deflection आना मतलब करंट ते EMF दी वैल्यू small प्रोड्यूस हो। galvanometer च large deflection आना मतलब करंट ते EMF दी वैल्यू large प्रोड्यूस हो। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸਲੋ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਲੋ, ਤਾਂ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਸਲੋ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸਲੋ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ इंक्रीज होएगा बट इंक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट, कट इंक्रीज होएगा, स्लो इंक्रीज होएगा, है ना। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਸਲੋ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਸਲੋ, ਤਾਂ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਫਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਇਕ, ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਡਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਫਲਕਸ क्विकली चेंज होएगा, जो फ्लक्स क्विकली एकदम चेंज होएगा, क्विकली EMF के करंट लार्ज प्रोड्यूस होंगे। तो बेटा सेकंड लॉ की बनया भी किसी भी कॉइल करंट ते EMF कितना प्रोड्यूस होंगे, ये डिपेंड करता है कॉइल का फ्लक्स कितना स्लो या कितना क्विक चेंज होएगा।
कितना स्मॉल या कितना लार्ज चेंज होया। क्लियर? स्मॉल चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल ईएमएफ एंड करंट एंड लार्ज चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस लार्ज ईएमएफ एंड करंट। या कह लो स्लो चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल करंट एंड क्विक या सडन चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूसेस लार्ज करंट। तो बेटा सेकेंड लॉ ऑफ द स्टेटमेंट बन गई, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, EMF induced in the coil is directly proportional to its change in magnetic flux। मतलब यदि EMF है that is directly proportional to rate of change of magnetic flux directly proportional to change in magnetic flux with respect to time। भी जेड़ा फ्लक्स है वो टाइम के मुताबिक किमें चेंज होएगा। चेक करो बेटा, 2 मिनट चेक करो। E के फ्लक्स चेंजिंग, व्हाट इज d phi? d phi means change in flux, d phi means change in flux। E के चेंज इन फ्लक्स का रिलेशन की है, डायरेक्ट है। जितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होएगा उतनी ईएमएफ ज्यादा आएगी, जितना फ्लक्स कट चेंज होएगा कट उतनी ईएमएफ कट आएगी। ज्यादा फ्लक्स चेंज होएगा ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होएगी, कट फ्लक्स चेंज होएगा कट ईएमएफ प्रोड्यूस होएगी। एंड चेक करो E के टाइम का रिलेशन की है, इनवर्स है। जे फ्लक्स स्लो चेंज होएगा, स्लो, अगर फ्लक्स हौली हौली चेंज हो रहा है तो बेटा टाइम ज्यादा लाएगा। जेड़ा फ्लक्स स्लो चेंज हो रहा है वो टाइम ज्यादा लाएगा, जितना वो टाइम ज्यादा लगाएगा उतनी ईएमएफ कट प्रोड्यूस होएगी। जे फ्लक्स क्विक चेंज हो रहा है, सडन चेंज हो रहा है, एकदम चेंज हो रहा है तो टाइम कट लगेगा। अगर फ्लक्स सडनली चेंज हो रहा है ना तो चेंज इन फ्लक्स को टाइम बहुत कट लगना है, जितना टाइम कट लगेगा उतनी ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। दो रिलेशन बन गए बेटा, चेक करो। दो रिलेशन, एक का आ बन गया, दूसरा आ बन गया बेटा, आ वाला है ना। भी जितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होएगा ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी, कट फ्लक्स चेंज होएगा कट ईएमएफ इंड्यूस होगी। फ्लक्स स्लो चेंज होएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, ईएमएफ कट प्रोड्यूस होएगी। जब फ्लक्स क्विक चेंज होएगा, क्विक सडन चेंज होएगा तो टाइम कट लगेगा, ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होएगी। सो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटावांगे, के लगावांगे, के फॉर ऑल सिस्टम्स K is equal to 1। इस करके जेड़ा ये फार्मूला बन गया EMF का, E is equal to d phi by dt। ठीक है, जे कॉइल की एक टर्न है, अगर कॉइल की एक टर्न है, सिंगल टर्न, तो E is equal to d phi by dt। जे कॉइल की n टर्न्स होंगी, if coil have n turns तो बेटा हर टर्न EMF इंड्यूस होएगी, फार्मूला ये बन गया। That this is the formula of EMF induced in the coil। तो बेटा जिवें ओहम्स लॉ होता है, V is equal to IR, I is equal to V by R। ओमें जे तुसी induced current find out करना है, induced current, this is known as induced EMF। induced current find out करना है EMF upon resistance, मतलब जो EMF है divided by resistance, this is the induced current। इसलिए इस टर्म्स क्लियर कर लो। व्हाट इज N? व्हाट इज N? कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स। व्हाट इज d phi? चेंज इन फ्लक्स। dt फ्लक्स चेंज होने को कितना टाइम लगेगा। ओके, मतलब तुसी ये फार्मूला है भी लिख सकते हो बेटा, आ वाला फार्मूला N फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। एन में लिख सकते हो N by R फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम। न्यूमेरिकल वास्ते कह रहे हैं मैं, न्यूमेरिकल वास्ते। व्हाट इज N? नंबर ऑफ टर्न्स। d phi चेंज इन फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स
फाइनल फ्लक्स टू इनिशियल फ्लक्स माइनस कर दोगे, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, तो फ्लक्स चेंज होने में कितना टाइम लग गया, ਉੱਥੇ टाइम पुट कर दियो, ईएमएफ आ जाएगी, ईएमएफ ਨੂੰ रेजिस्टेंस ਨਾਲ डिवाइड कर दियो करंट। So this is the first law and second law. Beta, what is first law? Tell me, what is the first law? Faraday's first law of electromagnetic induction की है बेटा, भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ coil ਦਾ flux change ਹੋਏਗਾ, may be increase, may be decrease, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਉਹ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਦ ਤੱਕ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਇਲ 'ਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ कांस्टेंट हो गया या चेंज होना बंद हो गया, फिर ईएमएफ ते करंट प्रोड्यूस होना बंद हो गया। सिंपल जी गल है बेटा, व्हेनेवर फ्लक्स इज कांस्टेंट, इफ फ्लक्स इज कांस्टेंट तो बेटा उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव जीरो था ईएमएफ जीरो करंट जीरो। क्लियर? एंड सेकंड, जितना फ्लक्स ज्यादा चेंज होएगा तो क्विकली चेंज होएगा, उन्नी ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होएगी। EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time। ठीक है, ये दोनों लॉ आपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो ही बना ले, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो, ठीक है। फैराडे ने सेकंड एक्सपेरिमेंट भी किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट इस वास्ते किया भी जिहड़ा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सी ये मैनुअल सीगा, मैनुअल, इस कॉइल लिखती, गैल्वेनोमीटर लिखता ते बार मैग्नेट का मोशन मैनुअल करवाया गया। मैनुअल मतलब मकैनिकल फोर्स यूज हुई, मकैनिकल एनर्जी यूज हुई, मकैनिकल एनर्जी, ठीक है। फैराडे ने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट नाल चेक किया भी की जो लॉ उन्हें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो बनाए ने कि वो अदर कंडीशंस एप्लीकेबल हैगे ने, भी अगर आप ऑपरेटर्स चेंज करते हैं, मकैनिकल सिस्टम की जगह इलैक्ट्रिकल सिस्टम लगाने हैं, कि उत्थे भी ये लॉ एप्लीकेबल हैगे या कल्ले ऐसे सिस्टम ते एप्लीकेबल है, बार मैग्नेट ते कॉइल वाले, बार मैग्नेट ते कॉइल वाले सिस्टम ते एप्लीकेबल है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी चीज़ ते एप्लीकेबल ने। इस वास्ते उन्हें सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हुण तुहानूं सारिआं नूं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तक क्लीयर है, क्लीयर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट दे विच आपां जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट च पढ़िया है, आ लॉ बनाए ने, चेक करांगे भी कि ये दोनों लॉ सेकंड एक्सपेरिमेंट या इलैक्ट्रिकल सिस्टम पे भी इक्वली एप्लीकेबल ने, आप ये चेक करते हैं, ठीक है बेटा। सेकंड एक्सपेरिमेंट कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, आसान है, ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, सिर्फ 4 या 5 मिनट दो, उस आप सेकंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशंस, लॉज आप ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। Yes, sir. Second experiment. Second experiment जो ने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल लिखा, उसकी रॉड लिखी, नॉन मेटेलिक, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मेटेलिक, नॉन मैग्नेटिक, रॉड उसके एक पासे एक कॉइल माउंट करती कॉपर की, उन गैल्वेनोमीटर नाल कनेक्ट कर, या दूसरे पासे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, इधर कनेक्ट करती बैटरी बेटा, एक लगा दो स्विच, ओके। फिर एक कॉइल और माउंट करती इसे कॉइल के नजदीक, इस कॉइल के नीचे उसने सिर्फ की लगाता गैल्वेनोमीटर, दोनों कॉइल्स का आपस में कोई फिजिकल टच नहीं है, कोई फिजिकल लिंक नहीं है, बस अन्ना क्या है कि सेकंड कॉइल फर्स्ट कॉइल के नेड़े पे है, दिस इज नोन एज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉइल। एंड बेटा बैटरी सिर्फ प्राइमरी कॉइल नाल कनेक्टेड है, सेकेंडरी कॉइल नाल कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है,
ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਲੋਜ਼ ਪਈ। ओके, तो फैराडे ने की ऑब्जर्व किया, उन्हें जो ऑब्जर्व किया ਉਹਦੇ आंसर्स मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ध्यान ਨਾਲ सुनो, फैराडे ने अपने सेकंड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्व किया। फैराडे ने सेकंड एक्सपेरिमेंट च ऑब्जर्व किया भी जब स्विच ऑफ है गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो, जब स्विच ऑफ है गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। जिवें ही वो स्विच ऑन कर रहा है, switch on, galvanometer gives deflection on one side momentarily deflection on one side। momentarily deflection का मतलब होता है आ चीज deflection दिखती एंड वापस आ गई, एवं नहीं भी deflection रही है। ओके, सिर्फ जिवें ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते galvanometer gives momentarily deflection कम बैक। ठीक है, काफी देर स्विच ऑन ही रहा, काफी देर स्विच ऑन ही रहा, गैल्वेनोमीटर गिव्स जीरो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो। फिर जो स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, गैल्वेनोमीटर गिव्स मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ऑन अनदर साइड, कम्स बैक। ये सीखे ऑब्जर्वेशंस, समझ आइए की ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये सीखा भी जब तक स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है गैल्वेनोमीटर गिव्स जीरो डिफ्लेक्शन। जो स्विच ऑन किया गैल्वेनोमीटर गिव्स मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड, कम्स बैक। काफी देर स्विच ऑन ही रहा, गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कितनी जीरो। फिर जो स्विच ऑफ किया गैल्वेनोमीटर गिव्स मोमेंटरी डिफ्लेक्शन ऑन सेकंड साइड, ऑपोजिट साइड, कम्स बैक। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਉਂ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨਾ? ਜ਼ੀਰੋ। फ्लक्स कितना जीरो, फ्लक्स जीरो तो ईएमएफ ते करंट इंड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा सेकंड ऑब्जर्वेशन जो स्विच ऑन किया गैल्वेनोमीटर एक साइड डिफ्लेक्शन देके वापस क्यों आ गया? इट गिव्स मोमेंटरी डिफ्लेक्शन एंड कम्स बैक। क्यों आ गया बेटा? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਚੋਂ, ਇਹ ਸੋਲੇਨੋਇਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, इट इज अ सोलेनोइड पढ़े तुसी यूनिट 3 च, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ सोलेनोइड ਚੋਂ करंट फ्लो ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ स्विच ऑन ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ करंट फ्लो ਹੋਏਗਾ, करंट फ्लो होने ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਫਲਕਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। बेटा दस्सियो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सोलेनोइड ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੋ, सोलेनोइड ਦੇ ਅੰਦਰ मैग्नेटिक फील्ड ਕਿੰਨਾ प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ? याद है म्यू नॉट ni। सोलेनोइड टॉरॉइड वाले टॉपिक कितने सी चेक करके देखियो, इतना फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसके फील्ड कारण बेटा प्राइमरी कॉइल में फील्ड कारण सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स बनेगा, है ना। तो जब ਅਸੀਂ स्विच ऑन किया, ये बैटरी है, इट इज अ डीसी सोर्स। डीसी सोर्स केड़ा होता है? जेड़ा डीसी सोर्स डायरेक्ट करंट देता होता है। बेटा डायरेक्ट करंट होता है जेड़ा करंट एक बार स्टार्टिंग च इंक्रीज होके कांस्टेंट, जे मान लो स्विच ऑफ करते करंट जीरो सी, स्विच ऑन करते करंट 10 एम्पीयर है,
ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 0 ਤੋਂ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ 0 ਤੋਂ 10 ਐਂਪੀਅਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, that current is known as DC current। ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ it is a DC source, बैटरी इज अ डीसी सोर्स। ये केड़ा करंट देंदी होंगे? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट एक बार इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। तो बेटा जदों ਅਸੀਂ स्विच ऑन करांगे, ध्यान ਨਾਲ सुनो, जदों स्विच ऑन करांगे ਤਾਂ ਆ ਵਾਲੇ पोर्शन ਚ करंट इंक्रीज होएगा। जदों करंट इंक्रीज होएगा ਤਾਂ प्राइमरी कॉइल ਦਾ फील्ड इंक्रीज होएगा। जदों प्राइमरी ਦਾ फील्ड इंक्रीज होएगा ਤਾਂ सेकेंडरी ਦਾ फ्लक्स भी इंक्रीज होएगा। समझ गए? करंट increases, करंट increase होने ਨਾਲ field increases, field increase होने ਨਾਲ secondary coil ਦਾ flux increases, and flux increase होने ਨਾਲ EMF and current induce होंगे। EMF and current induce होने कारण galvanometer gives a deflection on one side। Why it comes back side? ये वापस क्यों आ गया सी? क्योंकि कुछ देर बाद ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा। आज चीज चेक करो, कुछ देर बाद करंट becomes constant, करंट कांस्टेंट तो प्राइमरी दा फील्ड भी कांस्टेंट। जो प्राइमरी दा फील्ड कांस्टेंट था बेटा सेकेंडरी दा फ्लक्स भी कांस्टेंट। एंड जे फ्लक्स कांस्टेंट होवे फिर ईएमएफ प्रोड्यूस 0 होगी, क्योंकि ਅਸੀਂ पढ़ा होया आ देखो जे फ्लक्स कांस्टेंट होएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ईएमएफ 0। समझ गए? ਤਾਂ ਇਹਨੇ मोमेंटली डिफ्लेक्शन इस करके दी, जी मोमेंटली थोड़ी जी डिफ्लेक्शन दी वो इस करके दी क्योंकि इनिशियली जो तुसी स्विच ऑन किया सी तो इनिशियली ये करंट इंक्रीज होया फ्रॉम 0 टू 10 एंपियर, 0 तो 10 एंपियर करंट इंक्रीज होया। जो करंट इंक्रीज होया या फील्ड इंक्रीज होया, फील्ड इंक्रीज होया या फ्लक्स इंक्रीज होया, फ्लक्स इंक्रीज होने के नाल इट गिव्स डिफ्लेक्शन बिकॉज EMF पे करंट इंड्यूस हुए, है ना। दैट मींस जदों किसी कॉइल दा फर्स्ट लॉ बन गया, दैट मींस जदों किसी कॉइल दा फ्लक्स चेंज होएगा, जदों किसी कॉइल दा फ्लक्स चेंज होएगा, कॉइल EMF पे करंट इंड्यूस होगा। ठीक है? कुछ देर बाद जो करंट 10 एंपियर हो गया, 10 एंपियर तो बाद करंट बिकम्स कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो ਇਹਦਾ फील्ड भी कांस्टेंट। आ चेक करो रिलेशन, करंट कांस्टेंट तो फील्ड कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट फ्लक्स है तो EMF इंड्यूस नहीं होएगा। दैट मींस अगर किसी कॉइल दा फ्लक्स हैगा बट वो कांस्टेंट है, फ्लक्स है बट वो कांस्टेंट है, फिर EMF ते करंट इंड्यूस नहीं होएगा। दैट्स व्हाई galvanometer gives 0 डिफ्लेक्शन या कम्स बैक। मोमेंटली डिफ्लेक्शन दी सिर्फ उदों तक डिफ्लेक्शन दी जब तक करंट इंक्रीज हो रहा सी, जब तक प्राइमरी कॉइल दा करंट इंक्रीज हो रहा सी, ओदा फील्ड इंक्रीज हो रहा सी, सेकेंडरी दा फ्लक्स इंक्रीज हो रहा सी, EMF इंड्यूस हो रही सी। दैट्स व्हाई इट गिव्स डिफ्लेक्शन, बट सिर्फ उदों तक जब तक करंट इंक्रीज हो रहा। आफ्टर सम टाइम व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट, प्राइमरी कॉइल दा करंट कांस्टेंट हो गया तो प्राइमरी दा फील्ड कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट तो सेकेंडरी दा फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट तो सेकेंडरी दे विच कोई EMF ते करंट इंड्यूस नहीं होंगे। इट गिव्स 0 डिफ्लेक्शन, नीडल कम्स बैक। क्लियर? अच्छा हुन ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ दो भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्विच ऑफ करांगे, स्विच ऑफ ਕਰਨ ਨਾਲ why galvanometer gives momentarily deflection on second side, दूसरी साइड डिफ्लेक्शन क्यों दिखती? क्योंकि बेटा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ स्विच ऑफ करांगे तो ਜਿਹੜਾ करंट है वो 10 एंपियर तो 0 एंपियर इंक्रीज नहीं डिक्रीज होएगा। स्विच ऑन ਕਰਨ ਨਾਲ करंट इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, करंट इंक्रीज ਹੋਣ ਨਾਲ फील्ड इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, फील्ड इंक्रीज ਹੋਣ ਨਾਲ फ्लक्स इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, है ना, फ्लक्स इंक्रीज ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ बेटा स्विच ऑफ ਕਰਨ ਨਾਲ करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज होएगा तो फील्ड डिक्रीज होएगा प्राइमरी कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का फील्ड डिक्रीज होएगा, सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स डिक्रीज होएगा। एंड जो सेकेंडरी का फ्लक्स डिक्रीज होएगा EMF पे करंट इंड्यूस होंगे बट इन ऑपोजिट सेंस, क्योंकि इंक्रीज इन फ्लक्स कारण करंट की
ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫਲਕਸ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਂਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਔਨ ਕੀਤਾ ਸੀ galvanometer gives deflection on one side because there is increase in flux, ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤਾ galvanometer gives deflection on opposite side because there is a decrease in flux, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਸਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਸਟਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਫੈਰਾਡੇ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। बेटा फैराडे दे एक्सपेरिमेंट्स इंपोर्टेंट नहीं है बट उन्होंने ऑब्जर्वेशंस कंक्लूजन्स लॉज दी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जे बेसिक नॉलेज होएगी तो ही चैप्टर समझ आएगा। मैं दैट्स वाई कहा सी भी जेड़ा है फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ने दीज आर द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। जे तुहानू ये समझ आ गए एवरीथिंग इज क्लियर इन दिस चैप्टर। क्लियर? समझ गए? द फाइनल फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट की है भी whenever ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਦਾ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਕੋਇਲ 'ਚ EMF ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ। ਚੇਂਜ ਚਾਹੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਬਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸੈਂਸ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਕਰੰਟ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਆਪਣੀ ਸੈਂਸ opposite ਕਰਨੀ। ठीक है, what is second law? Second law is EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux with respect to time। जिन्ना फ्लक्स तेजी नाल क्विकली चेंज होएगा उतना EMF ते करंट ज़्यादा इंड्यूस होंगे, जे स्लो चेंज होंगे तो EMF ते करंट घट इंड्यूस होंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।